हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे डिज़ाइन रेनफोर्स्ड जियोग्रिड फ्लेक्सिबल पेमेंट। यस, हम देखेंगे जियोग्रिड के साथ में अगर हम डिज़ाइन करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट को तो उसमें हम कितनी क्रस्ट थिकनेस कम होती है कन्वेंशनल के अकॉर्डिंगली, उससे कंपैरिजन भी करेंगे। तो आज हम उसको देखते हैं। अभी जो है, अगर हम एक जियोग्रिड क्या होता है? जियोग्रिड एक जियोसिंथेटिक मटेरियल होता है जिसका यूज़ जो है कंस्ट्रक्शन वर्क में काफ़ी यूज़ है इसका। जैसे ड्रेनेज का काम भी करता है, फिल्ट्रेशन भी करता है, लेयर सेपरेशन का भी काम है, एंड उसके बाद में रेनफोर्समेंट मीन्स मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करता है लेयर की। तो अभी जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस फिगर में मैंने ग्रेनुलर बेस में आपकी जियोग्रिड प्रोवाइड की है। ये इसकी 2 लेयर के बीच में मैंने जियोग्रिड प्रोवाइड की है। और फिर अब हम यहाँ से हमारी इसकी डिज़ाइन देखते हैं। अगर देखा जाए तो एक 50 MSA पे मैं ट्रायल थिकनेस लेता हूँ, BC 40, DBM 80 और WMM 200, GSB 200 एंड सबग्रेड 500। अगर कन्वेंशनल की बात करें, एज़ पर IRC 37 की प्लेट के अकॉर्डिंगली इसकी जो क्रस्ट थिकनेस हमें मिलती है वो कुछ 115 ये कन्वेंशनल के अकॉर्डिंगली ये हमें क्रस्ट थिकनेस मिलती है। अगर मैं देखूं तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि मैंने जो 115 mm का DBM है उसको 80 किया है और 250 WMM जो है उसको 200 किया है। अब हम है ना इसको करते हैं डिज़ाइन। अब रेजिडेंट मॉडुलस ऑफ सबग्रेड तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पुराने प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं रेजिडेंट मॉडुलस कैसे निकालते हैं और कन्वेंशनल भी डिज़ाइन कैसे करते हैं, वो आप वहाँ समझ सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर में जाके देखिए। हम सीधे चलते हैं इसमें। ये जो हमारा रेजिडेंट मॉडुलस GSB लेयर एक्चुअल में क्या है, जब हम हमारा कन्वेंशनल पे जाते हैं तो हमें ग्रेनुलर लेयर यानी कि GSB एंड WMM दोनों को सिंगल लेयर ट्रीट करना होता है। लेकिन जब हम हमारे विद जियोग्रिड डिज़ाइन करेंगे, जियोग्रिड के साथ में अगर डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ हमें GSB लेयर और WMM लेयर दोनों का रेजिडेंट मॉडुलस अलग निकालना होगा। अब रेजिडेंट मॉडुलस निकालने के लिए जो फार्मूला है वो IRC ने जो दिया हुआ है वो MR/GSB = 0.2 H⁴ M सपोर्ट। MR सपोर्ट जो है वो आपका GSB के नीचे की लेयर, मतलब GSB के सपोर्टिव लेयर जो है उसका रेजिडेंट मॉडुलस है, तो उसका हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 66.60। अगर मैं इस फार्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे 144.54 MPa मिलता है। सेम एज इट इज़ जब हम ग्रेनुलर बेस यानी कि WMM के लिए निकालते हैं तो सेम फार्मूला रहेगा, लेकिन इसमें जो MR सपोर्ट है उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें IIT पेव का यूज़ करना पड़ेगा। MR सपोर्ट इसमें 2 लेयर सपोर्ट में है, GSB एंड सबग्रेड। उसके लिए जब हम इसके लिए डिफ्लेक्शन निकालते हैं IIT पेव सॉफ्टवेयर में। चलिए IIT पेव सॉफ्टवेयर में हम चलते हैं और डिफ्लेक्शन निकालते हैं। तो हम सबसे पहले तो 2 लेयर सिस्टम लेंगे। 2 लेयर के बाद में इसमें आपका सबसे पहले जो लेयर है वो आपकी GSB की लेयर होगी। उसका इलास्टिक मॉडुलस जो है 144.54 और सबग्रेड का जो है वो है 66.60। पॉइसन रेशियो 0.35, दोनों में 0.35। और थिकनेस जो है मैं ऑलरेडी इसमें देख चुका हूँ, या हमने जो ट्रायल थिकनेस दी थी GSB की, इट इज़ 200 mm, तो मैंने 200 पुट किया। व्हील लोड 20,000, टायर प्रेशर 40,000 सॉरी, टायर प्रेशर 0.56 एंड द डेप्थ जो है हम डेप्थ बिल्कुल जहाँ पे आपका टायर रहेगा वहाँ पे डिफ्लेक्शन चेक करेंगे। सिंगल व्हील, सबमिट, ओके, रन, ओके और व्यू हियर। जब इसमें देखते हैं तो हमें डिफ्लेक्शन यहाँ से कुछ डिफ्लेक्शन मिलता है 0.1502 + 0.1 यानी कि 1.5 mm। तो जब मैं 1.5 mm यहाँ पे पुट करता हूँ 1.502, यस 1.502, और जो MR सपोर्ट के लिए IRC ने फॉर्मूला दिया है उसमें जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ 1 - म्यू इज़ पॉइसन रेशियो टू टायर प्रेशर टू रेडियस डिवाइडेड बाई डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन हमने अभी 1.50 से निकाला है, तो इससे जो MR सपोर्ट मुझे मिलता है इट इज़ 98.67। अब जब 98.67 MPa को ग्रेनुलर बेस का सपोर्ट रेजिडेंट मॉडुलस निकालने के लिए जब ये मैं M सपोर्ट 98.67 पुट करता हूँ तो मुझे 214.14 MPa रेजिडेंट मॉडुलस ग्रेनुलर बेस का मिलता है। ये जो है ये अभी अनरेनफोर्स मेरा ग्रेनुलर बेस यानी अनरेनफोर्स WMM है। अब
जब हम इसमें रेनफोर्स प्रोवाइड करते हैं तो इसका जो MR वैल्यू है वो कितना आपका इंक्रीज़ होता है, यही चेक करने के लिए हम आगे की स्टेप करते हैं। इसमें हम आस्थो डिज़ाइन मेथड का यूज़ करेंगे। आस्थो डिज़ाइन मेथड जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर या इसके लिए मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, तब आप उसमें देखिएगा। इसमें हमें स्ट्रक्चरल नंबर देखने होते हैं, स्ट्रक्चरल नंबर कैलकुलेट करने होते हैं। तो SN इजिकल टू स्ट्रक्चरल नंबर, SN इजिकल टू A1 D1 प्लस A2 D2 M3 प्लस A3 D3 M3, ये फार्मूला है इसका। इसमें अलग अलग लेयर्स के हैं और अलग अलग लेयर्स के अकॉर्डिंगली इसमें जो A1 A2 A3 इज द लेयर कोफिशिएंट, D1 D2 DC इज द थिकनेस इन इंचेस, एंड M1 M2 M3 इज इक्वल टू ड्रेनेज कोफिशिएंट है ये। तो इसके लिए जब हम इस फार्मूले में देखें तो हमें A1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। A1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे A2 वाला फार्मूला है, दैट वाज A2 A3 A4। उसके लिए हमें जो है फार्मूला दिया हुआ है IRC 59 2019 में, IRC SP 59 में। IRC SP 59 के फार्मूले के अकॉर्डिंगली जब मैं A2 की वैल्यू निकालता हूँ तो A2 के लिए फार्मूला दिया हुआ है जिसमें MR जो ग्रेनुलर बेस का है उसे हमें PSI में लेना होता है। तो PSI में कन्वर्ट करने के लिए MPa से PSI में कन्वर्ट करने के लिए हमें 145.038 का मल्टीप्लाई करना है। तो अगर जब मैं इस फार्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ तो A2 मुझे कैलकुलेट होता है 0.142 स्ट्रक्चरल लेयर कोफिशिएंट है A2। अब ये A2 जो है वो आपका अनरेनफोर्स WMM के लिए है, लेकिन जब हम इसमें जियोग्रिड प्रोवाइड करेंगे तो एक A2 मॉडिफाइड हमें मिलेगा। तो जो मॉडिफाइड A2 है उसके लिए हमें LCR लेयर कोफिशिएंट रेशियो, ये दो तरह की मेथड है इसमें, LCR और MIF। हम LCR की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो LCR जो है वो डिपेंड करता है जियोग्रिड के मटेरियल के ऊपर। जियोग्रिड का LCR जो है आपको या तो प्रोवाइड करेगा मैन्युफैक्चरर, और IRC जो रिकमेंड करता है IRC SP 59 वो अगर आपकी CBI 3% से ज़्यादा है तो आप 1.2 to 1.6 ले सकते हैं। तो हमने अभी इसके मिडिल की कोई वैल्यू ली है, इट इज़ 1.4 लेके जब मैंने कैलकुलेट किया है LCR इंटू A2, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में सेम एज इट इज़ फार्मूला होगा। जब मेरा मॉडिफाइड A2 हमें मिल जाता है तो मैं इसी फार्मूले में A2 की वैल्यू पुट करके बैक कैलकुलेशन करने के बाद में हमें जो मिलता है, जो रेजिडेंट मॉडुलस ऑफ ग्रेनुलर मॉडिफाइड ग्रेनुलर बेस का जो मिलता है वो PSI में कुछ ये है। और जब इसको मैं 145.038 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे MPa में इसका ग्रेनुलर बेस का वो मिल जाता है। अब आप लोग, मैं एक्सेल सीट की लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। बिकॉज वी ऑल नो कि अगर फटिक क्राइटेरिया की बात करें, फटिक क्रैकिंग एज़ पर IRC 37 जो है वो कहता है कि अगर आपकी क्रैकिंग जो है वो 20% से ज़्यादा है तो आपका पेमेंट फेल है। और रटिंग की बात करें तो रटिंग में अगर आपकी डेप्थ 20 mm से ज़्यादा है तो आपका पेमेंट रटिंग में फेल है। तो इसी के अकॉर्डिंगली जब यहाँ देखा जाता है इस फिगर में आप देखिए कि जो हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम है हमें वो एनालिसिस करना है, एंड वर्टिकल स्ट्रेन ऑन द सबग्रिड। तो IRC जो है वो रिकमेंड करते हैं, हमें दो फार्मूले रिकमेंड किया IRC ने। इक्वेशन 3.3.4 में दिया हुआ है 90% रिलायबिलिटी के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो हमें जो टेंसाइल स्ट्रेन है वो मिलती है 178 माइक्रोन। और अगर हम जब बात करते हैं वर्टिकल स्ट्रेन की ऑन द टॉप ऑफ सबग्रेड तो हमें मिलती है 371.69 माइक्रोन। अब ये जो है ये अलाउबल स्ट्रेन है। अलाउबल स्ट्रेन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल या टेंसाइल, वर्टिकल एंड टेंसाइल स्ट्रेन जो है अलाउबल हमने एज पर गिवन फार्मूला कैलकुलेट की है। अब हम सीधे चलते हैं IIT पेव में जब हम 4 लेयर सिस्टम लेते हैं, फर्स्ट 3000 फॉर बिटुमिन लेयर, और बिटुमिन लेयर की जो थिकनेस है हमने ली है 40 + 80 120, एंड WMM विथ जियोग्रिड लिया हुआ है हमने 200 mm, एंड GSB लिया हुआ है 200 mm। इजन रेशियो सेम 0.35 0.35 0.35। इलास्टिक मॉडुलस जो है वो सबग्रेड के लिए हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 66.60 फॉर GSB 144.54, एंड मॉडिफाइड रेजिडेंट मॉडुलस ऑफ WMM दिस इज 361.477 yeah. The wheel load is 20,000, analysis point is 4, and the depth is at the bottom of the bitumen 0 120, the radial distance is 155 because 310 is a spacing between two tire, and the next depth is on the top of subgrade यानी कि 400 + 120 520,
जब हम यहाँ 520 एंड रेडियल डिस्टेंस 0 और 155 करते हैं एंड व्हील सेट 2, ओके रन, और जब हम इसकी वैल्यू को देखते हैं तो ये जो EPP मीन्स टेंसाइल स्ट्रेंथ मैक्सिमम जो है वो 0.1814 हम यहाँ पुट करते हैं 1814। ओके रीडिज़ाइन दिखाया है, यानी कि हमारा फटिंग में फेल है। और जब हम इसकी बात करते हैं, इनमें जो मैक्सिमम 3 वैल्यू आएगी 1 2 3 4, इसमें जो मैक्सिमम है वो 0.3780। तो जब हम इसको 0.3780 कैलकुलेट करते हैं, ये पुट करने पे ये भी रीडिज़ाइन, यानी कि हमारा जो है सबग्रेड की रेटिंग में भी फेल है और बिटुमिनस लेयर जो है फटिक में भी फेल है। इसके लिए हम ओके, तो ये जब हम क्रस्ट थिकनेस अगर हम 40 80 200 200 एंड 500 देंगे तो वो हमारा जो है पेमेंट वो फेल है। तो अब हम क्या करते हैं कि WMM की थिकनेस को 225 करते हैं। 225 करने के बाद में जो है हमारा वो मॉडिफाइड रेजिडेंट मॉडुलस ऑफ WMM जो है वो कुछ बढ़ता है थिकनेस बढ़ने की वजह से, तो हम वो वैल्यू IRC में पुट करते हैं। जब हम बैक टू एडिट जाने के बाद में 389.320 पुट करते हैं इलास्टिक मॉडुलस एंड 225 ऐड करते हैं, और यहाँ भी वैल्यू चेंज होगी 25 यानी 545 ये है। और जब हम इसको पुट करने के बाद में सबमिट करते हैं, रन करते हैं, और अब जब हम वैल्यू देखते हैं तो अब सिग्मा T जो है यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम इट इज़ 0.1709। जब हम यहाँ पुट करते हैं 1709 तो ये सेफ है। और जब हम वर्टिकल स्ट्रेन को कैलकुलेट पुट करते हैं देखकर, जो आउटपुट हमारा आया है वो है 0.3459। यहाँ 0.3459 डालते हैं तो ये भी सेफ है। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि 225 पे हमारा, अगर हम WMM की थिकनेस 225 पे करेंगे तो वो हमारा पेमेंट सेफ है। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, तो इसमें कंपैरिजन ये है कि BC40 DBM 115 जो कि 80 हुआ है, WMM 250 जो कि 225 हुआ है, GSB 200 वो सेम रहेगी। तो टोटल थिकनेस ऑफ द क्रस्ट जो है वो 1105 की जगह पे 1045 ही रह जाती है। और जब अगर मैं इसके कैलकुलेशन की बात करूँ या एस्टिमेशन की बात करूँ तो इसमें मैंने 1 किलोमीटर के लिए जब 2 लेन का एक सेक्शन मान के एस्टिमेट किया, क्वांटिटी कैलकुलेट की, तो मेरा कुछ 1.49 करोड़ का कन्वेंशनल डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली आ रहा है। और अगर मैं बात करूँ विद जियोग्रिड मटेरियल के साथ में अगर कंस्ट्रक्शन किया जाए तो वो 1.40 यानी कि 9 लाख का उसमें सेविंग है। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 6% हमारा चीपर रहेगा, कॉस्ट के अकॉर्डिंगली 6% की सेविंग हमें मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज़।